आज से हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण मई महीना 2023 आर्थिक परिदृश्य, इसका दूसरा पार्ट है ना। इसका पहला पार्ट बन चुका है, देख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 ये होता क्या है? यह मुख्य रूप से भारत को व्यापार का क्षेत्र में विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई विदेशी व्यापार नीति लाया गया है ना, ताकि निर्यात के क्षेत्र में बढ़ावा हो सके। जनरली देखिए, कोई भी विदेशी व्यापार होता है, दो काम करता है। विदेशी व्यापार है, कोई भी देश विदेशी के साथ व्यापार करेगा, या तो क्या करेगा, निर्यात करेगा, या तो आयात करेगा। यही हो सकता है, आयात करेगा। इसमें बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें आप क्या होता है, पैसा कमाते हैं। विदेशी जो मुद्रा होता है ना, फॉरेन करेंसी, वो आपका देश आता है और इसमें आपका करेंसी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो देश चाहता है, भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े, यानी निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, ताकि हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव में रहे, ठीक है। तो इसी के लिए भारत एक नई विदेश व्यापार नीति लाया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर कोई पूछेगा तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विदेशी व्यापार में निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि विदेशी व्यापार में क्या करना, निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है ना। भारत का एक उद्देश्य है कि 2030 तक भारत सरकार चाहता है कि 2030 तक निर्यात के क्षेत्र में क्या हो जाए, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए। यानी कि 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार पहुंच जाए। इसी के उद्देश्य से क्या लाया गया है, नई विदेश व्यापार नीति लाया गया है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो विदेशी व्यापार है ना, ये आपका नई विदेश व्यापार नीति है। नई विदेश व्यापार नीति मुख्य रूप से 4 स्तंभ पर है। इसको तो हम नोट कर लीजिए, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ये चारों स्तंभ के बारे में आपसे पूछ दे, या मेंस में तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा ये, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है 4 स्तंभ। पहला है छूट को प्रोत्साहन देकर निर्यात को बढ़ावा देना, है ना। जो निर्यातक है उनको कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर छूट दिया जाएगा ताकि वो निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित हो सके, ठीक है। ये हो जाएगा छूट। दूसरा क्या है, सहयोग का वातावरण बनाना है। कैसा सहयोग? तो जो निर्यातक हैं उनको सहयोग करना है। निर्यातक को जैसा सहयोग चाहिए उन्हें एज ए पॉसिबल गवर्नमेंट सहयोग करेगी। राज्य सरकार, जो राज्य है उसे सहयोग मिलेगा। जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जो जिला है, जिलों को सहयोग मिलेगा, है ना। जिला में क्या समझ रहे बात को, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। यानी समझ लीजिए कि भारत में कितना सारा राज्य है, उन सारे राज्यों में कितने सारे जिले हैं। हर जिला से अगर एक प्रोडक्ट भी आगे बढ़े तो भारत निर्यात के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकता है, फॉरेन करेंसी कितना कमा सकता है ना। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको बड़ा लिख सकते हैं यहाँ पर, एक जिला एक उत्पाद, है ना। इसको बढ़ावा मिलेगा। भारतीय मिशन जो है वो अगर निर्यात करने में आगे बढ़ रही है, इन सब बातों को क्या सहयोग के द्वारा
प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है ना। तीसरा स्तंभ क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जानते हैं हम लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई निर्यात करेगा, जब कोई अपना सामान निर्यात करेगा तो कागजात में नहीं फंसा रहे, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, एनवायरनमेंट का चाहिए, तो प्रदूषण का चाहिए, है ना। तो ये कागज जो अगर कागज बनाना ही पड़े तो सिंगल विंडो सिस्टम हो, मतलब एक ही जगह उनका सारा काम हो जाए फटाफट, और उनका काम निर्यात करने वाला काम, असली काम जो निर्यात करने का है वो तुरंत चालू हो जाए, ठीक है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में इनका बहुत आसानी हो जाए। इसमें आप सिंगल विंडो कह सकते हैं, सिंगल विंडो प्रणाली, सिंगल विंडो प्रणाली को लगाया जाएगा, वो और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा सिंगल विंडो प्रणाली को। और चौथा क्या है? उभरते क्षेत्र को बढ़ावा देना। उभरते क्षेत्र, उभरते क्षेत्र, उभरते क्षेत्र क्या हो सकता है? जिला भी हो सकता है। कुछ कुछ जिला जो होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए फेमस होता है, जैसे अलीगढ़ क्या है? ताला बनाने के लिए, है ना। बनारस क्या है? साड़ी उद्योग के लिए, है ना। उभरते क्षेत्र में जिला को देख सकते हैं आप, जिला को आप ले लीजिएगा। दूसरा क्या है? वो सारे निर्यातक जो SC बता रहे हैं, SCOMET में काम करते हो, बताते इसका मतलब क्या होता है। SCOMET उसका होता है स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल, है ना, और इक्विपमेंट, आई टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, क्लियर। यानी कि देखिए, केमिकल होगा वो भी स्पेशल होगा, ऑर्गेनिज्म मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी में जो जीवाणु का प्रयोग किया जाता है दवा वगैरह बनाने में, बहुत बहुत खतरनाक चीज़ होता है वो। उसका चाहिए तो आप एक तरह से वायरस भी बना सकते हैं, है ना। उसका गलत उपयोग करें तो उसका उपयोग अच्छा कीजिएगा तो दवा भी बन सकता है। ऑर्गेनिज्म मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो बहुत विध्वंसक भी होता है, लेकिन वो समाज के लिए उसका उपयोग कीजिए तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। इक्विपमेंट भी वही होता है, हथियार वगैरह चाहे जो भी हो। टेक्नोलॉजी तो खैर होता ही, अगर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिएगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर उसका विध्वंसक उपयोग भी हो सकता है। तो ये सब इसमें काम करने के लिए ना ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें काम करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, तभी इस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। इस सेक्टर में आप आयात निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए इस सेक्टर में भी थोड़ा इस सेक्टर को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि इसमें भी निर्यात का बढ़ावा मिले। इस सेक्टर को क्या किया जाएगा? व्यवस्थित किया जाएगा। क्लियर? ये 4 स्तंभों पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहाँ पूछेगा क्वेश्चन? पीटी में। जान लीजिए, बीपीएससी 69 आ रहा है, चाहे झारखंड SSC का आ रहा है। तो ये जो नई विदेश व्यापार नीति बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या इसके बारे में बताइए आप, ये क्या होता है? तो आपको बताना है कि स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी होता है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे इसमें आगे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अन्य तथ्य अगर देखना है, अन्य तथ्य में तो यही था, 4 स्तंभ था। अन्य तथ्य अगर देखना है तो अन्य तथ्य देख सकते हैं आप। अन्य तथ्य यानी किसका बात कर रहे हैं हम? विदेशी व्यापार नीति का अंतर क्या है। तो भारत का उद्देश्य कि ये भी है कि एक तो 2 ट्रिलियन वाला तो खैर करना ही करना है ना। एक करना क्या है कि जो करेंसी है, भारत करेंसी है, उसको ग्लोबल करेंसी में कन्वर्ट करना है ना।
भारत की करेंसी को ग्लोबल करेंसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इस बार जो नई विदेश व्यापार नीति है उसमें TEE 4 TEE बनाया गया, 4 TEE। TEE क्या बताता है, बताते हैं, देखिए। टी फिर होता क्या, टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, दिख जा रहे हैं, टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ठीक है ना, एक्सीलेंस, ठीक है। टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हिंदी में लिख देते हैं, टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, क्लियर। 4 TE बनाया गया है। 4 TE का तो समझ गए, टी का मतलब ये होता क्या है, टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस होता क्या है, जो क्षेत्र, जो शहर सालाना 1000 करोड़ के व्यापार से विदेशी निर्यात ज्यादा करता है, यानी कि जो शहर क्या रहा है 1000 करोड़ निर्यात सालाना करता है, उस शहर को क्या कहेंगे, TE कहेंगे। समझ गए बात को, जो शहर 1000 करोड़ निर्यात सालाना करता है उस शहर को TE कहते हैं, उसको TE का दर्जा दे दिया था। अब TE का मतलब क्या होता है, तो टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस होता है, ये एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा ही एक्सीलेंस है, ठीक है ना। तो 4 शहरों को अभी बनाया गया है, 4 जो TE है ना, तो 4 शहर कौन है, एक है मुरादाबाद, दूसरा कौन है फरीदाबाद, फिर है मिर्जापुर और है वाराणसी, ठीक है ना। ये 4 है, इनको TE बना गया। अभी वर्तमान में 39 काम कर रहे हैं, TE है वर्तमान में, ये भी जान लीजिए, वर्तमान में 39 TE है, क्लियर। कोई दिक्कत, इतना तो समझ गया ना, यही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। देखिए ये भारत है, भारत, ये बांग्लादेश है, इसके बीच में एक पाइपलाइन बना है। ये पाइपलाइन क्या करेगा भाई, डीजल का हाई स्पीड से क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। भारत से डीजल एक्सपोर्ट होगा कहाँ, बांग्लादेश की ओर, वो भी हाई स्पीड से। पहले कैसे जाता था, ट्रेन का रास्ता से जाता था, फिर आधा रास्ता वो सड़क मार्ग से पार करता था, धुलाई होता था। अब होता कि सीधे पाइपलाइन के थ्रू चल जाएगा। इसका ये पाइपलाइन हो गया, पाइप लाइन, ठीक है। इसका शुरुआत हुआ था ना, क्या 2018 में शुरू हुआ था, जिसको शिलान्यास कहते हैं, 2018 में हुआ था, है ना। अब ये काम करना चालू हो गया है, ठीक है। कुल इसका लंबाई कितना है, 131.5 किलोमीटर है, क्लियर। इसका कुल लंबाई कितना है, 131.5 किलोमीटर है, ठीक है। और कहाँ से जाएगा, असम का एक नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं
RL, है ना, से कहाँ तक जाएगा ये जाएगा आपका बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का पार्वतीपुर डिपो तक जाएगा। कहाँ तक? असम से जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, है ना, यानी BPC का पार्वतीपुर डिपो, पार्वतीपुर डिपो तक ये पाइपलाइन जाएगा, यानी यहाँ से चालू होगा, तेल जाना यहाँ तक पहुँचेगा तेल। ठीक है, ये आपका अगर तथ्य देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये दूसरा भारत और पड़ोसी देश के बीच में ऊर्जा का पाइपलाइन, ये दूसरा पाइपलाइन है, ये दूसरा पाइपलाइन ऊर्जा का। तो बोलिएगा पहला कौन है? तो पहला भारत नेपाल के बीच में हुआ। पहला कौन है? भारत नेपाल। कहाँ से कहाँ तक? मोतिहारी बिहार, याद रखिएगा, हो सकता दे दे। मोतिहारी से नामेलखंड, मोतिहारी से नामेलखंड तक है ना, आमेलखंड तक ये पाइपलाइन गया, ऊर्जा का पाइपलाइन है। ठीक है, तो दूसरा है। तो हो सकता है बीपीएससी क्वेश्चन में सीधे उठा दे, लेटेस्ट में इस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ ये भी बात है, तो ये न पूछकर ये पूछ दे, तो इसको आप ध्यान रखना है, और यही महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। इससे भारत और बांग्लादेश का जो व्यापार नीति है वो भी बढ़ेगा, संबंध में प्रगाढ़ता आएगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला है भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना रिलेशन जो है उसके बीच में। ठीक है, हम लोग अगला आते हैं क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, क्या है? 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर में 0.05% बिंदु की वृद्धि हो गया। यानी कि ईपीएफ पर गवर्नमेंट क्या किया है कि 0.05% का वृद्धि कर दिया है। ठीक है ना। तो ईपीएफ होता क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर वो तो डेटा है बढ़ते घटते रहता है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि ईपीएफ होता क्या है। हाँ, ईपीएफ हल्का से जान लेते हैं इसके बारे में बेसिक, कोई पूछे तो आप बता सके ईपीएफ क्या होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। ठीक है, ये होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये होता क्या? श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, 1952 से संचालित है। ये करता क्या है? होता है ना क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरीड क्लास पर्सन है, सैलरीड मतलब जो वेतन भोगी है ना, उसको महीना में वेतन मिलता है। तो वेतन मिलता है तो वो सारा का सारा वेतन खर्च ही नहीं कर देते, उनमें बचत की भावना को बढ़ावा देना है कि अपने वेतन का कुछ भाग बचत भी करो ताकि भविष्य में वो काम देगा। इसी को हिंदी में कहते हैं क्या? कर्मचारी भविष्य निधि। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि। ठीक है ना, निधि शायद निधि, ठीक है ना। ये हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि। इसी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्लियर? श्रम रोजगार मंत्रालय 1952 से चालू है। क्लियर? ये क्या है? बचत की भावना को बढ़ावा देना है, बचत को बढ़ावा देना।
तेरा मतलब जितना सैलरी है ना, जितना वेतन है, वेतन मिल रहा है किसी व्यक्ति को महीना के अंत में, उस वेतन का एक पार्ट, मान लीजिए कि 100 रुपये कमा रहा है वो आदमी, 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये वेतन है, तो उसका एक 12 रुपया जमा हो गया, उसका कहाँ कट के भविष्य निधि में चला गया, ऑटोमेटिक कट के चल जाएगा, वो आपका कट के ही सैलरी हाथ में आएगा, चला गया। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो क्या करेगा, वो भी उतना ही इसका निधि में जाके डाल देगा। 12 रुपये आपका कटा, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो भी 12 रुपया यहाँ पर आकर जमा कर देगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, जब उसका रिटायरमेंट होगा या जब वो नौकरी छोड़ेगा तो सारा पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 12 कर, या फिर आपातकाल में 1 साल काम करने के बाद भी निकाला जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में 1 साल काम करने के बाद भी आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जब आदमी रिटायर करेगा या नौकरी छोड़ेगा तब उसको एक बड़ा अमाउंट उसको मिल जाए। मान लीजिए 12 + 12 यानी 24 रुपया है, साल भर में कितना हो जाएगा, 240 और 24 दूनी 48, 288 रुपया साल भर में, मतलब सालाना कितना हो जाएगा, 248 रुपये इसका भविष्य निधि में गया। तो इसी के बारे में बोला कि इस पर ना गवर्नमेंट क्या है कि जितना भी रेट दे रहा है इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, जमा हो रहा है उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसी इंटरेस्ट में, उसी ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा, उसी ब्याज पर कितना है, 0.5% का वृद्धि किया गया। अभी कितना था 2021 में, 2021-22 में 8.5 था, 8.5 था या 8.5 था, 1 मिनट हम देख रहे हैं, 8.10 था, 8.10 था। अब ये कितना हो गया, इतना बढ़ा दिया है, तो बढ़ के कितना हो गया, ये इतना का उसको ब्याज मिलेगा, क्लियर। यानी जो 248 रुपया था, यानी कि जो सालाना जमा होगा उस पर गवर्नमेंट कितना दे रहा था ब्याज, 8.10%। इसी में से 0.05% बढ़ा के 8.15% कर दिया, 8.15% कर दिया, ठीक है ना। अब इस पर इतना इसको ब्याज भी मिलेगा। हाँ, अब 22-23 में कर दिया गया, कितना 22-23 में बढ़ा कितना कर दिया, 22-23 में, 2022-23 में कितना की वृद्धि किया गया, 0.05% का, यानी टोटल कितना हो गया, 8.10 पहले था, अब 0.05 अभी हो गया, टोटल 8.15 हो गया। इतना का इसका इस पर ब्याज भी मिलेगा, और रिटायरमेंट के टाइम में या नौकरी छोड़ते समय इसको सब पैसा मिल जाएगा, क्लियर। यह भविष्य निधि है, जान लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए, देखिए हो गया। देखिए 1 अप्रैल 2023 से लघु बचतों पर ब्याज दर में 0.7% बिंदु तक वृद्धि। यानी जितना लघु बचत है, लघु बचत का स्कीम चल रहा है, उस पर भारत सरकार क्या कर रहा है, उस पर इतना % का वृद्धि कर रही है। जितना लघु बचत होता है ना, तो उस पर, तो जहाँ बचत करते हैं उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा, जहाँ आप जमा किए हैं तो ब्याज भी देगा, जितना भी ब्याज चल रहा है उस पर इतना का वृद्धि कर दिया गया है, ठीक है ना। बताते हैं, लेकिन लघु बचत होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। बचत पता है लघु बचत क्या होता है, जान लीजिए। ये सब समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, बोलने में या फिर कहीं लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं लघु बचत क्या होता है। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, वरिष्ठ नागरिक में बचत की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा लघु बचत योजनाएं चलाई जाती है। जैसे वरिष्ठ नागरिक कोई हो जाएगा, मान लीजिए 65 साल हो गया, तो हम उनमें बचत की भावना फिर खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि अब तो दुनिया को अलविदा करने का समय आ गया है, अब क्या बचत करें, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है उनका जीवन और लंबा चले, हो सकता है कि 90 साल तक जिए, 85 साल तक जिए, तो अगर बचत करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट को भी
बेनिफिट होता है कि मतलब कि नागरिक जितना बचत करेंगे गवर्नमेंट के लिए उतना लाभदायक है। तो उस भावना को बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों में भावना को बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों में भावना को, बचत की भावना को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों में, लिखिए, वरिष्ठ नागरिकों में बचत को बढ़ावा देना, को प्रोत्साहन देना। क्लियर है ना? इसके लिए क्या होता है? डाक जमा का नाम सुने हैं ना? पोस्ट ऑफिस में जो जमा होता है डाक जमा। किसान विकास पत्र का नाम सुने हैं? किसान विकास पत्र। सुकन्या समृद्धि योजना है ना, ये तो सामाजिक सुरक्षा योजना कहते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना, जिसमें कौन आ जाएगा? जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो ये सब क्या है? लघु बचत में ही आता है। और भी बहुत सारा है ना? ये सब जैसे पीपीएफ भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होता है ना? बहुत सारा चीज होता है। पीपीएफ होता है, पीपीएफ, इसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है ना? तो इन सबों में जितने बचत होता है उस पर कितना परसेंट का जितना भी दिया जा रहा है, अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग दिया जाता है, ठीक है ना? मतलब इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, तो उस पर कितना परसेंट का वृद्धि कर दिया है? 0.7% का वृद्धि कर दिया। इस पर जो इंटरेस्ट रेट अभी दे रहा था जमा पर, उसमें थोड़ा वृद्धि किया है गवर्नमेंट। मेन हुआ कि महंगाई के कारण आरबीआई क्या किया है? रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? लोन महंगा हो जाएगा। लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो इस स्कीम को आकर्षित करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इसका इंटरेस्ट में भी गवर्नमेंट क्या किया? थोड़ा बढ़ा दिया, ताकि लोग आकर्षित हो जमा करने के प्रति, आए और पैसा जमा करें, ठीक है ना? और इन पैसों को क्या करता है गवर्नमेंट, पता है आपको? इन पैसों का ये लघु बचत योजना फंड में चला जाता। सारा पैसा जितना जितना स्कीमें है ना, चाहे वो सुकन्या समृद्धि में गया हो, चाहे डाक जमा में गया, चाहे किसान में गया हो, चाहे पीपीएफ में गया, सारा पैसा क्या करता है? लघु बचत फंड में चला जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत फंड में चला जाता है। देखिए सारा पैसा क्या करेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए जान जाइए कि सारा पैसा हुआ, जमा हुआ, सभी पैसा को राष्ट्रीय, ये सब मैगजीन में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप जान लीजिए कॉन्सेप्ट के लिए, राष्ट्रीय लघु बचत फंड में सारा पैसा चला जाता है, क्लियर? और इस पैसा का उपयोग गवर्नमेंट क्या करता है? तो राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए, राजकोषीय घाटा को पूरा के लिए, राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करता है। समझे बात को? सारा पैसा जमा करके इसमें चला जाएगा और इससे फिर इसका उपयोग यहाँ करेगा गवर्नमेंट, ठीक है? इससे गवर्नमेंट को थोड़ा सुविधा मिल जाता है। तो यही तो था, है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला दिन एक नया टॉपिक के साथ